क्या जी, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? कैसा क्लास चल रहा है आपका? आइए फटाफट लाइव हो जाइए। क्लास शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पिछले क्लास में आपको मूलक का नाम बताया गया, मूलक का फॉर्मूला बताया गया, जो बोला गया था लिखने के लिए। और आपको ये बोला गया कि मूलक की मदद से हम कैसे यौगिक का निर्माण करते हैं, ये आप सीखें। उम्मीद करते हैं कि वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, सभी मूलक का नाम आप लिख चुके होंगे। और इस पर आपको अब ढेर सारा प्रॉब्लम बनाने के लिए दिया जाएगा, और पूरा उम्मीद है कि आप उसको बना लीजिएगा, आपसे वो काम हो जाएगा। तो हम आगे की पढ़ाई करते हैं और शुरू करते हैं अणु के प्रकार। देखो, अणु दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक नाभिकीय अणु, और एक होता है बहुनाभिकीय अणु। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, ये सब जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन के परमाणु हैं, नाइट्रोजन में सिर्फ नाइट्रोजन के परमाणु हैं, ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के परमाणु हैं, ओजोन में सिर्फ ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो वैसा अणु जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होता है, उसको हम लोग एक नाभिकीय अणु कहते हैं। ठीक है। इसको होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहा जाता है, जैसे कि ये सब एग्जाम्पल। लेकिन एक होता है बहुनाभिकीय अणु। ये कैसा होता है? जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु रहते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4। आप ध्यान से देखो, इसमें दो तरह का परमाणु है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन। इसमें तीन तरह का परमाणु है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें भी तीन तरह का परमाणु, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो बाबू, ये सभी कहलाते हैं बहुनाभिकीय अणु। तो एक हो गया एक नाभिकीय अणु, और एक हो गया बहुनाभिकीय अणु। तो उम्मीद करते हैं ये एक हल्का बात है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत हुआ भी नहीं होगा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आणविक द्रव्यमान। बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। शॉर्टकट में इसको ऐसे इंडिकेट किया जाता है, मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो ये क्या है। जैसे H2SO4, आपसे यदि पूछा जाए कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इसमें उपस्थित जितना भी परमाणु है सबके एटॉमिक मास को आप जोड़ दीजिए। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो दो हाइड्रोजन का दो होगा। सल्फर का मात्र एक ही एटम है, तो सल्फर का एक एटम है तो सल्फर का 32 एटॉमिक मास होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, लेकिन यहाँ पर चार ऑक्सीजन है तो 16 चौक 64। आप जब इसको जोड़िएगा तो 64 32 96 दो 98, यानी H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 आएगा। तो यदि आपसे कोई पूछे कि इसकी प्रॉपर परिभाषा क्या होगी, आप आणविक द्रव्यमान से क्या समझते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से आप क्या समझते हैं, तो क्या समझते हैं आप? हम इसमें क्या परिभाषा लिखेंगे? हम कहेंगे किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु भार का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे H2SO4 का जोड़ है तो इतना आया। इसी प्रकार वाटर का जोड़ के देखिए, एक हाइड्रोजन का एक तो दो हाइड्रोजन का दो एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18, यानी वाटर का मॉलिक्यूलर वेट आपको आएगा 18। ठीक है। राजा कुछ लिखे हैं,
समझ में नहीं आया आप क्या कमेंट किए हैं। आप यदि दोबारा फिर से लिखेंगे तो हमको शायद समझ में आ जाए। इसी तरह से यदि हम CaCO3 का निकालें तो CaCO3 में कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 तिया 48। बाबू आप इसको जोड़ोगे ना तो 100 आएगा। इस प्रकार से किसी भी मॉलिक्यूल में एटॉमिक मास को जोड़कर आप मॉलिक्यूलर मास को ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। आइए अब हम लोग सीखते हैं आयनिक द्रव्यमान। इसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक मास। आयनिक मास और मॉलिक्यूलर मास सेम टाइप का चीज है, ठीक है। अच्छा राजा बोल रहे हैं सर क्लास टाइमली स्टार्ट नहीं हुआ। सुजाता बोल रहे हैं कि सर मॉलिक्यूलर मास हो गया, चलिए ठीक है। इंग्लिश में वॉइस प्रॉब्लम भी है। एक्चुअल में हुआ क्या था, इंग्लिश वाले सर बता रहे थे कि बैटरी डाउन हो गया था, जो पता नहीं चल पाया। मैं भी थोड़ा चेक कर लूँ। तो इस वजह से शायद वॉइस नहीं जा पाई थी, ठीक है। तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, सर उसको दोबारा फिर से वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा, जहाँ से वॉइस कटा है वो बोले हैं कि मैं फिर से उसको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। आइए अब आयनिक आयनिक द्रव्यमान को समझते हैं, ठीक है। आयनिक द्रव्यमान होता है किसी आयन में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु भार का योग। जैसे SO4 2 माइनस, इसका यदि आपको आयनिक द्रव्यमान कहे तो बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 16 चौक 64, जोड़ेंगे तो 96 आएगा। आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि माइनस चार्ज आने से या प्लस चार्ज आने से द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ता है। द्रव्यमान जैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालते थे वैसे ही आयनिक वेट भी निकालेंगे, बिल्कुल सेम सेम, ठीक है। जैसे CO3 2 माइनस का कोई आपको कहे निकालने के लिए, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, 16 तिया 48, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 60। तो इस प्रकार से किसी भी आयन में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु भार को जोड़ दीजिए तो वो आयनिक मास निकल जाएगा। तो केमिस्ट्री में आपको 3 तरह का मास पढ़ने के लिए मिलेगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक मिलेगा तुमको पढ़ने के लिए परमाणु द्रव्यमान, एक तुमको पढ़ने के लिए मिलेगा आणविक द्रव्यमान, और एक पढ़ने के लिए मिलेगा तुमको आयनिक द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान परमाणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान और आयन का द्रव्यमान आयनिक द्रव्यमान कहलाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल भी लिख देते हैं, जैसे सोडियम का 23, H2O का 18, CO3 2 माइनस, अभी तुरंत आप निकाले थे इसको, 60 आया था ये। तो ये चीज आपको ना बार बार आएगा। अब सुनिए, इस तीनों को हम यदि एक ही शब्द में बोले तो इसको कहा जाता है सूत्रभार। इंग्लिश में बोला जाता है फॉर्मूला वेट, सूत्रभार। हम कभी भी बोले ना कि सूत्रभार है, तो सूत्रभार के अंतर्गत 3 भार आता है, परमाणु भार, आणविक भार और आयनिक भार। तो हम कैसे समझेंगे कि परमाणविक भार है या आणविक भार है या आयनिक भार है। तो परमाणु रहे या तत्व रहे तो परमाणु का भार, अणु रहे या यौगिक रहे तो आणविक द्रव्यमान, और यदि आयन रहे या मूलक रहे तो उस केस में हम आयनिक भार को समझेंगे। तो कभी भी हम यदि सूत्र भार बोलें तो आप समझिए इस 3 में से कोई एक बात। इसीलिए आज दोबारा हम फिर से आणविक द्रव्यमान को बता रहे थे। तो हमारे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल यदि हम इस पर करें, जैसे आपको बोलें कि SO4 2 माइनस
CO3 2 माइनस, CO2, HCl, HNO3, कैल्शियम, CaCO3, और हम आपको ये क्वेश्चन दे दें कि निम्न का सूत्रभार निकालिए। हम बोल दें कि निम्न का सूत्रभार निकालिए। हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि परमाणु भार निकालिए, आणविक भार निकालिए, आयनिक भार निकालिए, हमने कहा सीधे सूत्रभार निकालिए। तो आप चेक कर लीजिए, ये आयन है तो यहाँ आयनिक भार निकलेगा, आयन है आयनिक भार निकलेगा, अणु है आणविक भार निकलेगा, अणु है आणविक भार या आणविक द्रव्यमान निकलेगा, यहाँ भी आणविक द्रव्यमान निकलेगा, यहाँ परमाणु भार निकलेगा, यहाँ पर आणविक द्रव्यमान निकलेगा। तो बाबू ये चीज ध्यान रखना है तुमको कि कभी भी यदि सूत्रभार लिखा हुआ हो तो उसके अंतर्गत 3 चीज आता है। परमाणु रहे तो परमाणु भार, अणु रहे तो आणविक भार, और आयन रहे तो आणविक भार। तो बेसिक के थ्योरी में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, यहां तक आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, लिख चुके हैं। अब आप एक काम करिएगा, लास्ट में देखोगे आपको एक टेबल लिखा हुआ मिलेगा जिसमें नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट एसिड है, कुछ महत्वपूर्ण अम्ल का नाम आपको याद करना है। जैसे उसमें दिखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है इसका फॉर्मूला, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, नाइट्रस एसिड HNO2 होता है। तो इस तरह से कुछ जरूरी अम्ल का नाम है, ये एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते ना आपको याद होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और हमारा अभी बैटरी डिस्चार्ज होने पर है, संयोग से भी इस पर नज़र गया, इसको हम चार्ज करवा देते हैं, छूट गया था चार्ज होने से। आज हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, DPP बना लीजिएगा, सबसे लास्ट में DPP होगा। 4 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, ये चारों बना लेना। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बैटरी डाउन होने पर है इसलिए हम आज के क्लास को यहीं पर ब्रेक कर रहे हैं। पहला यूनिट समाप्त हो गया, पहला यूनिट नहीं मतलब बेसिक कंसेप्ट समाप्त हो गया आपका। हमको साइन दे रहा है कि अभी आपको आवाज़ जा रही होगी, ये जब ऑफ होगा तो आपको आवाज़ नहीं जाएगी। देखिए यहाँ पर रेड लाइट फ्लक्चुएट हो रहा होगा, आपको शायद दिख रहा हो, दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, DPP सॉल्व करना है। उसमें 4 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4। चारों एक्सरसाइज पूरा बनाकर आप लाएंगे। कल हम इसको डिस्कस करके क्लास 9th और 10th के लेवल की केमिस्ट्री समाप्त कर देंगे। परसों से आपका क्लास 11th का पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, परसों से। कल ये बेसिक समाप्त होगा प्रॉब्लम प्रैक्टिस को ख़त्म करके, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हाँ नेक्स्ट क्लास होगा जी, नेक्स्ट क्लास होगा, बैटरी चेंज होगा, नेक्स्ट क्लास होगा, बिल्कुल होगा। बैटरी ढेर सारा है, देखो बैटरी ढेर सारा है, नेक्स्ट क्लास होगा आपका। हम अभी क्लास इसलिए ऑफ कर रहे हैं क्योंकि DPP आप बनाए नहीं होंगे और चैप्टर गया है ख़त्म हो। तो पहले तुम DPP बना लो, DPP बना के जो भी प्रॉब्लम होगा तुम पूछना, हमारे हाथ में असाइनमेंट रहेगा जो तुमको PDF के रूप में मिला है, तो उसको सबको डिस्कस कर लेंगे हम। डिस्कस करके कल फ्रेश समाप्त कर लेंगे पूरा टॉपिक जो बेसिक चल रहा था, और परसों से 11th का नया चैप्टर बिल्कुल फ्रेश मूड से, एकदम स्वतंत्र विचार से और एकदम ढंग से, क्योंकि आपका बेसिक अच्छा हो गया है तो बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, तो उसको शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी, ठीक है। एक बार कमेंट कीजिए, बना के लाएंगे ना आप? एक बार DPP चेक करके बताओ, बना के लाओगे ना? बना के लाओगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, इसीलिए हम आज क्लास रोके हैं। क्लास रोकने का और कोई दूसरा कारण नहीं है। बैटरी तो अभी हमारे पास देखिए, इसमें बैटरी लगी हुई है और ये मेरे हाथ में बैटरी है, ये लगेगा फिर से चालू हो जाएगा, लेकिन जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़े, इसीलिए हम क्लास आज रोक रहे हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।